हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है निधि और आज मैं आपके लेके आई हूँ बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो आपकी होने वाली है उसका नाम बेटा क्या है? सेल है। क्या नाम है बेटा? सेल है। बट किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा मानना है और जो आपका भी मानना होना चाहिए कि यू शुड नो कि एग्जैक्टली ये चैप्टर आपके लिए कहाँ कहाँ पर आकर हेल्प करने वाला है। सबसे पहले ये 9th में देखो, आपको दो ही तरीके हो सकते हैं। एक आपको मैं टेम्परेरी बता दूं कि हाँ भाई इसका क्या फायदा है टेम्परेरी बेसिस पे, और एक दूसरा होता है परमानेंट बेसिस पे। तो पहले टेम्परेरी का सुन लेते हैं यार, पढ़ लो नंबर आ जाएंगे, ठीक है, अच्छा खासा है कि नहीं है, सब जगह मशहूर हो जाओगे। और एक दूसरा तरीका है जिसमें आप परमानेंटली इस चैप्टर से कैसे बेनिफिट पाओगे। तो देखो, अगर आपको ये 9th का ये टॉपिक समझ में आएगा तो आपको 10 समझ में आएगी, और 10 समझ में अगर आएगी तो आपके 11th के अंदर यही एक टॉपिक एक बहुत बड़े स्तर पे आपको सामने आएगा, जिसके नाम पे आप जो अभी सेल पढ़ने वाले हो 90% चीज़ें इसी के अंदर कवरेज हैं। तो ऐसा कुछ भी नया नहीं पढ़ाया जाएगा, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और डिटेल में जरूर जाएंगी बट इतनी नहीं जाएंगे अगर आप ये चैप्टर यहीं पे समझ लोगे। तो जितने भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड हैं आगे चल के बायोलॉजी में अपना फील्ड बनाने के लिए या पीसीबी में इंटरेस्टेड है तो उनको तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, और जो नहीं भी है अभी के लिए उनको भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जब आप क्लास 8th के अंदर थे, जब तक आप क्लास 8th के अंदर थे तब तक आपके साथ साइंस एक सब्जेक्ट हुआ करता था। साइंस के भी अलग अलग नाम नहीं थे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे नहीं थे। बट जब अब आप आ चुके हैं, जब किसके अंदर आ चुके हैं, क्लास 9 के अंदर आ चुके हैं, तो अब आपके सामने आपकी जो पूरी की पूरी जो साइंस है उसको 3 कंपार्टमेंट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, कितने कंपार्टमेंट के अंदर? 3 कंपार्टमेंट के अंदर। एक जो पार्ट है उसको हम कहते हैं बायोलॉजी, दूसरा जो पार्ट है उसका नाम है, एक तो आपके बायोलॉजी है, नोट करते हुए चलें, ठीक है, दूसरा आपके पास है केमिस्ट्री। क्या है बेटा? केमिस्ट्री। और तीसरा आपके सामने है फिजिक्स। क्या है? फिजिक्स। और अधिकतम बच्चों को जिनकी थोड़ी सी भी मैथ्स में अगर थोड़े से वीक रह जाते हैं उनको इस वाले पोर्शन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इसके अंदर हमको क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बट ऐसा नहीं है। साइंस ओवरऑल ही एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बट मैं यहाँ पर क्या डील करने वाली हूँ? मैं यहाँ पर डील करने वाली हूँ बायोलॉजी पोर्शन से। किससे बेटा? बायोलॉजी पोर्शन से। तो मैं आपको पहले समझाती हुई चलती हूँ कि आप जब बायोलॉजी अब टर्मिनोलॉजी सीखने ही वाले हैं तो आपको मैं ये क्यों ना बता दूं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले एक्चुअली में कहीं पर भी बेटा जीवन में अब कहीं पर भी बायो शब्द जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? बायो शब्द जुड़ जाए, और बायो का मतलब होता है लिविंग होना। क्या मतलब होता है? लिविंग होना। नोट करते हुए चलें, कॉपी में आप अपनी हेडिंग डालें बहुत सुंदर सुंदर कि आप एक आज अब आप ऐसा मत करना कि भाई एक बहुत बड़ी सी कॉपी ले ली और उसके अंदर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नहीं, अब एक कॉपी अलग से बायोलॉजी के लिए बनाना। क्यों? क्योंकि ये नोट्स आपके 11th में भी हेल्प करने वाले हैं, और आगे चलकर अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं ना, जिसके अंदर बायोलॉजी आने वाली है, उसके अंदर यही चीज़ें रिपीट होंगी पर थोड़े से बड़े लेवल पर। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल चीज़ है और ये बहुत बेसिक चीज़ है, और अगर आपने ये नहीं डील किया ना तो आपको दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ेगा। आ जाइए, सबसे पहले बायो का एग्जैक्टली मतलब होता है किसी भी चीज़ का लिविंग होना। ठीक है, बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग होना। लिविंग होने का मतलब तो आप समझते होंगे। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, हम लिविंग है, प्लांट लिविंग है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो मेरे भी आसपास है, बोर्ड है, पेन है, ये मेरे साथ टेबल है, फ़ोन है, एवरीथिंग दे ऑल आर नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, जब भी हम लिविंग चीज़ों के बारे में, ठीक है, स्टडी करते हैं, यहाँ पे आ जाएगी दूसरा शब्द है हमारे पास लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना। तो मतलब ये बायोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में बेटा करते हैं? लिविंग चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। पर जैसे ही बायोलॉजी शब्द आता है मुझे इमेजिन आता है ह्यूमन बॉडी। तो मैं बता दूं ये ह्यूमन बॉडी तक सिर्फ सीमित नहीं है, ये एक ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है। इसके अंदर जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं ना, वो जितनी धरती के अंदर लिविंग चीज़ें मौजूद हैं सब इस टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। किसके अंदर? बायोलॉजी के अंदर। कुछ देख के ऐसा सा लग रहा था कुछ भारत का झंडा बना दिया हो, है कि नहीं है? बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये कलर तो अलग है ना इसीलिए कोई बात नहीं। अब हम साथ साथ इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा मूव करते हैं और आपको मैं बताती हुई चलती हूँ कि आपको बायोलॉजी के अंदर कैसे डील करना है। यहाँ जो मैं आपके सामने एक चैप्टर जो लेकर आई हूँ, इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बेसिकली जब भी कोई एक मैं बात करती हूँ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, किसके अंदर बेटा? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करती हूँ। और मैं आपको बता दूँ जितनी भी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या जितनी भी लिविंग चीज़ें मौजूद हैं, हमने क्या किया था? सारे के ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को
सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमने क्लासीफाई कर दिया था, हमने डिवाइड कर दिया था। हमने क्या कर दिया था? क्लासीफाई कर दिया था। जैसे हम क्लास स्कूल के अंदर कर देते थे, तुम ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, डी सेक्शन, है कि नहीं है? तो डी सेक्शन में तो सबसे ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते वो, और ए में अच्छे अच्छे बच्चे, है कि नहीं है? ग्रेड ए, है ना? ऐसा किसी बेसिस पे सबके स्कूलों में शायद आई थिंक होता होगा। ठीक इसी प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, हमने उनको भी क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। क्या कर दिया? क्लासीफाई कर दिया। और हमने इनको 5 ग्रुप के अंदर बांट दिया। कितने बेटा? 5 ग्रुप के अंदर। अब ये जो 5 ग्रुप्स की मैं आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे आप लिखते भी चलिए, 5 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफिकेशन हो गया इनका। चलो समझते हैं। सबसे पहले ये जो 5 ग्रुप्स हैं उनके नाम पहले बताइए। सबसे पहला जो नाम आता है, देखिए सबसे पहला जो नाम आता है उसका नाम आता है मोनेरा। क्या आता है बेटा? मोनेरा। दूसरा जो आपके सामने आता है उसका नाम होता है बेटा प्रोटिस्टा। क्या होता है? एक आपके पास मोनेरा, दूसरा है आपके पास प्रोटेस्टा। क्या होता है बेटा? प्रोटेस्टा। इसको पढ़ना थोड़ा सीखिए, आपके लिए थोड़े नए नए टर्मिनोलॉजी है, बट अभी के लिए मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी को हमने 5 ग्रुप्स के अंदर क्या कर दिया है? क्लासीफाई कर दिया है। सबसे पहले आपके पास मोनेरा है, दूसरा आपके पास प्रोटिस्टा है, और थर्ड आपके लिए यहाँ पर मैं लिखती भी जा रही हूँ, उसका नाम है फंजाई। क्या होता है बेटा? फंजाई। क्या होता है बेटा? फंजाई। ठीक है, आई होप आप सब कॉपी के अंदर इसको साथ साथ नोट करते हुए चल रहे होंगे। ठीक है, तीसरा आपको देखने को मिलेगा प्लांटे। क्या है? प्लांटे। क्या है? प्लांटे। ठीक है, दूसरी बात, एक लास्ट जो आपको देखने को मिलेगा उसका नाम क्या है? एनिमल्स। क्या है? एनिमल्स। ठीक है, ये कितने हैं? ये बेटा टोटल 5 ग्रुप्स हैं। ये कितने हैं? टोटल 5 ग्रुप्स हैं। सबसे पहले मोनेरा है, दूसरा आपके पास प्रोटिस्टा है, तीसरा आपके पास फंजाई है, चौथा आपके पास प्लांटे है, एंड लास्टली आपके पास क्या देखने को मिलेगा? एनिमल्स देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? एनिमल्स देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, इन सभी को अंदर आपने डिवाइड कर दिया, 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया, बट एक चीज जो मुझे लगता है आपको बतानी जरूरी है, इन सभी के अंदर सिर्फ एक चीज सिमिलर है। क्या है? एक चीज सिमिलर है, और वो ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी एक सिमिलर चीज से मिलकर बने होते हैं, और उसका नाम है सेल। क्या है बेटा? है, बताइए, बोलिए मुझे से बोलिए, सेल। अगर आज आप बोल ही नहीं पाएंगे तो कल आप लिख कैसे पाएंगे, मुझे ये बताइए। तो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक चीज कॉमन मिलती है, जिसको आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल कहते हैं। मैम ये इतना जरूरी है? बिल्कुल, इसीलिए तो आपके चैप्टर का नाम भी क्या था? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ मतलब जिसके अंदर कोई भी चीज लिविंग है उन सभी का फंडामेंटल है, सभी का फंडामेंटल टर्म है क्या? सेल। बताइए क्या? सेल। अब तक जो मैंने आपको बातें बताई, क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर आपको आई है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि यस मैम ये क्लियर हो चुका है, और किसी को डाउट आता जा रहा है तो कोई बात नहीं, जैसे जैसे चैप्टर में मूव करेंगे एक ही चीज़ का मैं 50 से 100 बार रिपीटेशन देती हूँ, जैसे अगर आपके माइंड में अगर एक बार में नहीं बैठे तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स में याद रख सकें। ठीक है, आइए सबसे पहले दूसरी बात जो मुझे आपको बताते हुए चलनी है, आपके मन में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, सोच रही हूँ बता ही दूँ, है कि नहीं है, कि भाई साहब ये कौन थे, ये कौन व्यक्ति थे जिन्होंने ये 5 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया? उनका नाम भी बता दीजिए, यस और नो, और ईयर भी बता दीजिए। तो आप यहाँ पर स्टार करके लिख लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा बायो में, तो आपको ये नाम पहली बार नहीं, ये आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अच्छे से नाम लिखिएगा, R.H. विट्टेकर। क्या है? R.H. विट्टेकर। R.H. विट्टेकर साहब। R.H. विट्टेकर हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया था। अगर मैं यहाँ पे ईयर की बात करती जाऊँ तो आपको भी नोट करते हुए चलना है, इन विच ईयर 1969, इन विच ईयर 1969। ठीक है, नोट कर लिया? अगर नहीं किया हो तो अब कर लीजिए पॉज करके। चलो अब आगे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, आइए। अच्छा, ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इतनी सारी डिटेल्स में हमें बातें करनी है, बट मैं आप इससे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी से आपको फैमिलियर कराना चाहती हूँ। जैसे ही आप आगे मूव करेंगे आपको बायोलॉजी में बताया जाएगा कि बायोलॉजी की भी खुद की 2 ब्रांच होती हैं। सबसे पहले आपको मिलेगी बॉटनी पढ़ने के लिए। क्या मिलेगी बेटा? बॉटनी पढ़ने के लिए। दूसरा आपको जो देखने को मिलेगा जनरली जूलॉजी। क्या होता है बेटा? जूलॉजी। तो चलो आज क्यों ना इन दोनों ही टर्मिनोलॉजी को एक बार समझ लिया जाए, जिससे बाद में आगे हमें कोई दिक्कत ना देखने को मिले। तो मैं अगर आपको बताऊं और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूं तो आप जरा इससे समझिए, ये
ये तो हम शायद पहले भी सुन चुके हैं। बताइए बताइए, लो जी, अभी जब बायोलॉजी हम पढ़ रहे तभी मैंने आपको इससे रूबरू कराया था। इसका मतलब होता है क्या बेटा? स्टडी करना। क्या मतलब होता है? स्टडी करना। क्या मतलब होता है? स्टडी करना। बट जू शब्द का मतलब होता है, हम जू में क्यों जाते हैं? एनिमल्स को देखने के लिए। मतलब जूलॉजी के अंदर हम बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है, किसको बेटा? स्टडी ऑफ एनिमल्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ एनिमल्स। क्या मैम इतनी ही ब्रांचेस होती हैं बायोलॉजी की? तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, ब्रांचेस तो बहुत सारी देखने को मिलती है, बट हम जो ब्रॉड टर्मिनोलॉजी पे बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी में बात कर रहे हैं, तो दो ही के बारे में पढ़ने को मिलेगा, एक जूलॉजी और दूसरा आपको मिलेगा बॉटनी के बारे में। और बॉटनी के अंदर हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स। क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। चाहे आप प्लांट्स की बात करिए, चाहे आप एनिमल्स की बात करिए, ये सभी में से सभी किससे मिलके बने रखे होंगे? किससे मिलके बन रखे होंगे? बताइए। सेल से मिलके बन रखे होंगे। सभी के अंदर सिर्फ एक चीज कॉमन आपको देखने को मिलेगी, जिसको आप क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सेल कह रहे हैं। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और जो क्वेश्चन है वो आप, मुझे लगता है कि आप सभी लोग बता ही देंगे, बट स्टिल मैं चाहती हूँ आप सभी ट्राई करें। एक होता है माइक्रोबायोलॉजी। अब मन में सवाल जरूर आया होगा कि ये माइक्रोबायोलॉजी क्या है। अगर कोई कुछ थोड़ा सोचना चाहे, कोई दिक्कत की बात नहीं, गलत ही तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पहले मैं आपको टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर करना चाहती हूँ। माइक्रो का मतलब होता है जो कि बहुत स्मॉलर चीज़ें होती हैं, एंड स्मॉलर में आपके पास बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, इन सब के बारे में बातें शायद होती हैं। इसीलिए मैं आपको बता दूँ, माइक्रोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, देखो यहाँ बायोलॉजी का मतलब तो आपके पास बायो मतलब लिविंग है, लॉजी मतलब आपका स्टडी है, मतलब ये कोई लिविंग तो है। माइक्रो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, किसकी? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ पे लिखते हुए भी चले, इट इज अ स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बताइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर अब तक किसी के मन में डाउट आ रहा है और किसी को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे एक बार जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और कोई डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो अभी भी बोल सकते हैं मुझसे। बताइए। चलिए, मैं आपके सामने एक दूसरे शब्द के बारे में थोड़ा समझाना चाहती हूँ, सेल के बारे में। जैसा कि सेल, अगर मैं आपसे बोलूँ, जब स्टार्टिंग ही करते हैं इस चैप्टर में, तो वहाँ पे ये बताया जाता है, इट इज़ द स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट ऐसा क्यों? एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों? मैं आपको एक रीज़न इसका बताना चाहती हूँ। शायद ये बहुत सारे लोग इसको बाद में पहले एक्सप्लेन करते होंगे, बट मैं इसको थोड़ा सा बाद में डिले करना चाहूँगी। जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म थे वो सभी किससे मिलकर बन रखे थे बेटा? सेल से मिलकर बन रखे थे। और अगर सभी सेल से मिलकर बन रखे थे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प कर रहा है। जैसे मैं अभी इस कमरे के अंदर खड़ी हुई हूँ और यहाँ पर मेरे सामने एक दीवार मौजूद है, ठीक है, और ये दीवार डेफिनेटली किसी ना किसी छोटी सी यूनिट से मिलकर बन रखी है। और आप जानते भी हैं उस यूनिट का नाम ब्रिक कहते हैं शायद उसको। एक ऐसे ब्रिक बहुत लंबे समय तक जब इसको जोड़ते रहे होंगे तब ये पूरा का पूरा हमारे यहाँ पे एक बॉल मौजूद है। ठीक इसी प्रकार से पूरी की पूरी एक ऑर्गेनिज्म बॉडी, सपोज आप मुझे ही कंसिडर करिए, मैं एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म हूँ, और ये पूरा ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बन रखा है। किससे मिलकर बन रखा है? सेल से मिलकर बन रखा है। और एक जो कैपेबिलिटी एक सेल के अंदर होती है, वही कैपेबिलिटी ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। या आप ऐसे बोलिए कि सेल का फीचर ही ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का ही फीचर सेल है। मतलब आपको समझ नहीं आई होगी, मैं समझा देती हूँ। मैं क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकती हूँ? मैं डाइजेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं एक्सक्रीशन परफॉर्म कर सकती हूँ, मैं रेस्पायरेशन कर सकती हूँ, ब्रीथिंग कर सकती हूँ। ये बड़े बड़े टर्मिनोलॉजी का मैंने मतलब ऑब्वियसली मैं अभी आपको समझाऊंगी भी धीरे धीरे, बट हम ये सारी प्रोसेस कर सकते हैं। खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं, भाग सकते हैं, दौड़ सकते हैं, ठीक है। ये सारे फंक्शन जो है ना, ये सेल भी परफॉर्म कर सकती है। क्या समझ में आया आपको? सेल भी परफॉर्म कर सकती है। इसका मतलब ये सेल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बिल्कुल। तो हमें ये क्यों ना जान लें द डिस्कवरी ऑफ द सेल, कि किसने सेल की डिस्कवरी करी हुई थी। तो हम सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, बड़ी हेडिंग लगाएंगे, क्योंकि ये मेन पार्ट है जिसके अंदर हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे, और हम इस पूरी की पूरी स्लाइड के अंदर सारे ही साइंटिस्ट कवर कर लेंगे। बताइए हाँ, यस और नो, बताइए। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप मेरे साथ हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ सेल। मतलब कि सेल को
किसने डिस्कवर किया था? तो आपके पास सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट हुक। सभी लोग मेंशन करते हुए चलेंगे, अपनी एनसीईआरटी अपने पास रखेंगे। कभी भी कोई भी रेफरेंस नहीं खरीदनी है, आपको एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पेपर अगर बनेगा, बोर्ड का बनेगा या आगे कोई भी एग्जाम बनेंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है बुक है जिसका नाम है एनसीईआरटी। तो अब तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए। रेफरेंस के लिए मत परेशान होइए, क्योंकि सारे रेफरेंसेस आपको डीपीपीएस के अंदर मिल जाएंगे। चलिए आइए, यहाँ पे जो मैं बात करने वाली हूँ, साइंटिस्ट का जो हमारे पास नेम है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। क्या नाम है बेटा? रॉबर्ट हुक। हम सारे ही साइंटिस्ट नंबर 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। अच्छा, इन रॉबर्ट हुक ने एग्जैक्टली क्या किया था, मैं समझाती हुई आपको भी चलती हूँ। रॉबर्ट हुक ने यहाँ पे, समझिए, इधर आइए, वो क्या करे, एक बार सैर पे गए, घूमने के लिए गए, मॉर्निंग पे वॉक पे गए, एक बार इवनिंग वॉक पे गए, मतलब उन्हें घूमने का बहुत शौक था। और जब वो घूमने जाते थे तो आपको पता है आसपास ट्री हैं, प्लांट्स हैं, देखने को मिलते हैं। वहीं पर उनको एक ट्री मिलता है जिस ट्री का नाम होता है ओक ट्री। कौन सी ट्री बेटा? ओक ट्री। एक ट्री है जिसका नाम है ओक ट्री। जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको भी मिलते होंगे, है कि नहीं, आम के पेड़, आप आम तोड़ भी लेते होंगे, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको कौन सा ट्री मिला है बेटा? ओक ट्री मिला है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओक ट्री की जो बेसिकली बार्क था ओक ट्री का बार्क मतलब आप सब समझते होंगे, नहीं समझते हैं तो मैं बता दूं, जो बाहरी लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं बेटा? बार्क कहते हैं। अच्छा, उन्होंने ये जो बार्क किया था उसकी उन्होंने आउटर सरफेस की बिल्कुल सेल निकाल ली, और उसको उन्होंने बोला क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्क कहते हैं उसको। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्क कहते हैं। बात समझ आई? मतलब बार्क निकाली, बार्क की भी आउटर कवरिंग निकाली, जिसको आपने कॉर्क बोला है। यस और नो? और कॉर्क आपको जनरली कहाँ देखने को मिलेगी? तो कभी देखा हो कोई भी अगर आपने कोई मूवीज देखी हो जिसके अंदर शैंपेन की बोतल खोलते तो ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा हुआ होता है, आपको कुछ ऐसा दिखता होगा, लकड़ी का कुछ कैप है, वुडन कैप कहते हैं जिसको बेसिकली, ठीक है। वो एग्जैक्टली आपका कॉर्क से मिलकर बन रखा होता है। किससे मिलकर होता है? कॉर्क से मिलकर बन रखा है। अच्छा, और कहाँ देख सकते हैं आप कॉर्क के बारे में? तो आपको मैं बता भी जाती हूँ। आइए इधर आइए। सबसे पहले आपको कॉर्क देखने को मिलती है, कभी आपने वो खेला है, बैडमिंटन खेला है, सबने खेला होगा। आप शटल को देख जानते होंगे, अरे शटल जिससे हम लोग, है ना, बिल्कुल। तो अभी ये जो आपकी जो शटल होती है उसका जरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा याद करिए मेरे लिए, ठीक है, थोड़ा सा हम सब याद करेंगे। मेरी थोड़ी ड्राइंग आपके सामने अच्छी नहीं बन पाएगी, बट ये आपको कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये इसके क्या होते हैं बेटा? फेदर्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? फेदर्स होते हैं। यस और नो? ये आपको फेदर्स देखने को मिलते हैं। और फेदर्स जो देखने को मिलते हैं, ये एक दूसरा पार्ट भी होता है यहाँ पर, एक दूसरा पार्ट भी होता है यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा कैसा होता है? लाइट वेटेड होता है। किससे होता है? बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये किससे मिलके बन रखा होता है? ये मिलके बन रखा होता है आपका कॉर्क से। किससे मिलके बन रखा होता है? कॉर्क से। किससे बताइए? कॉर्क से मिलके बना हुआ होता है। बताइए, आपको ये बात समझ में आई? मतलब कॉर्क कहाँ मिल सकता है? मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल देने की कोशिश करी है कि आपको बॉटल्स के ऐसा कैप देखने को मिल सकता है, और आपको ऐसा, अगर मैं बात करूँ, शटल के अंदर भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि अब तक ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको एक पॉइंट आपकी एक नोटबुक के अंदर आप नोट करते जा रहे होंगे, आपको क्लियरली समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, जब ये कॉर्क को लेकर आए और इन्होंने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप, जब इन्होंने माइक्रोस्कोप को देखा, जब ये आप स्ट्रक्चर लेकर आए तो इन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। किसके अंदर बेटा? माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ये वाले पेन से आप सभी को दिख रहा है? बिल्कुल, यस और नो? अगर आपको दिख रहा है तो बताते हुए चलिए। बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपको उन्होंने रखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्होंने पता क्या चीज़ देखी? उन्होंने देखी देयर आर सम कंपार्टमेंट्स। कंपार्टमेंट्स का मतलब होता है रूम्स। क्या होता है? रूम्स होता है। जैसे आपके घर के रूम्स होते हैं जितने भी, ऐसे ही इसको बोला है देयर आर सम कंपार्टमेंट्स, ठीक है। और ये जो आपको कंपार्टमेंट्स देखने को मिले, ये वेकेंट मिले। क्या मिले? वेकेंट मिले। क्या मिले? वेकेंट मिले। और इन्हीं वेकेंट कंपार्टमेंट्स को बोला गया बेटा सेल। क्या बोला गया बेटा? सेल। यहाँ से इस शब्द का मतलब आया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हैं जिससे मेरे क्वेश्चन बनेंगे, तो आओ भाई हम बताते हुए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ट्री का नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। आपको कॉर्क याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अंडर माइक्रोस्कोप क्या दिखाई दिए? वेकेंट कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए, और ये जो वेकेंट कंपार्टमेंट जो दिखाई दिए उसी को उन्होंने क्या बोला? सेल बोला।
क्या बोला बेटा? सेल बोला। अच्छा, ये जो सेल पे जितने मैंने स्टार्क लगाए हैं, क्या इस सेल के अंदर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है? हाँ, इन्होंने ये जो सेल देखे ना, ये मैंने आपको भी बताया कि कैसे थे बेटा, खाली थे, मतलब वेकेंट थे। और अगर वेकेंट सेल थे तो इनके अंदर किसी भी तरीके का प्रोटोप्लाज्म मौजूद नहीं था। अभी के लिए मैं आपको दिख नहीं रही होंगी डेफिनेटली, क्योंकि मैं यहाँ पर नीचे आ गई हूँ। आ जाइए, ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हुए चले। तो इन्होंने ये जो सेल देखे वो कैसी थी? एग्जैक्टली डेड सेल थी। डेड का मतलब होता है उसके अंदर किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होना। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, जैसे जैसे चैप्टर आगे मूव करेगा आप इसके बारे में समझते हुए भी चलेंगे। तो अभी यहाँ पे आपके सामने लिख देती हूँ मैं, नो प्रोटोप्लाज्म। नो प्रोटोप्लाज्म, बताइए ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ या नहीं कि नो प्रोटोप्लाज्म, किसी तरीके का इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म देखने को नहीं मिला। ये सब कुछ किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। बट ईयर भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी इसको मेंशन करती है, तो हमारे लिए भी एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी बनती जाती है। चलिए बताइए, आप इसको बिल्कुल कॉपी के अंदर नोट कर सकते हैं और इसी फ्लो के अंदर नोट करिए, जिससे आपके एक एक क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का बन जाए, और अगर आगे भी कोई क्वेश्चन अगर आने वाला हो तो वो भी बन जाए। बताइए, कोई डाउट आ रहा है? कोई सवाल आ रहा है मन में? अगर आ रहा है इसके जरिए तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। यहाँ से ये हट गया, लाइए मैं दोबारा लिख देती हूँ। चलिए अब बताइए, प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर एब्सेंट है, ठीक है, इसीलिए ये सेल कैसी है बेटा? डेड सेल है। कैसी है बेटा? डेड सेल है। आगे मूव करते हैं। अच्छा, दूसरे हम जिन साइंटिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, उन साइंटिस्ट का नाम भी आपको बहुत ही इज्जत से लिख के चलना है, क्योंकि अब तक जो हमने सेल देखी थी वो कैसी थी बेटा? डेड सेल थी। कैसी थी बेटा? डेड सेल थी। और ये किसने बताया? रॉबर्ट हुक ने बताया। अच्छा, ये जो रॉबर्ट हुक ने जो सेल बताई, इसका मतलब ये डेड सेल थी। बट कोई ऐसे साइंटिस्ट भी हैं क्या जिन्होंने लिविंग सेल के बारे में बात करी? बताइए बताइए बताइए, कुछ याद आ रहा है? नहीं? एनसीईआरटी खोलिए, चीटिंग करिए, फिर बताइए। बताइए, कुछ याद आया? जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास लिविंग सेल है, उन जिन्होंने बताई थी उनका नाम है एंटोनी वैन लुइन हुक। एंटोनी वैन लुइन हुक, ये हमारे पहले ऐसे साइंटिस्ट थे। पहले आपको स्पेलिंग याद करने में ही काफ़ी समय लगने वाला है, आई डेफिनेटली नो। ऑब्वियसली आप इसको बिल्कुल, आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में ही आपको बायोलॉजी का हर एक पोर्शन को याद रखते हुए चलना है। मैं सामने से इसलिए हट जाती हूँ जिससे आप इसको नोटेड डाउन कर सकें। चलो, अब इन्होंने क्या बताया, पहले हम आपके सामने मैं लिखते हुए चलती हूँ और आपको भी नोट करते हुए चलना है। इन्होंने जो डिस्कवरी करी थी वो किस पे करी थी? लिविंग सेल पे करी थी। क्या करी थी? लिविंग सेल से करी थी। अच्छा, जो अब तक हमने जो सेल देखी थी बेटा, उसके अंदर किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म मौजूद था? हाँ या ना? ऐसा था क्या? तो आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब तक जो हमने सेल देखी थी उसके अंदर किसी तरीके का प्रोटोप्लाज्म मौजूद नहीं था। बट अब जो हम सेल देखने वाले हैं उसके अंदर प्रेजेंट, नोट करिए, प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर बेटा क्या देखने को मिलेगा? प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। यस, बताइए, ये बात समझ में आई? मतलब ये सेल कैसी है बेटा? लिविंग सेल है। बट एक जो मन में क्वेश्चन आ रहा है कि ये इतने सारे साइंटिस्ट के नाम बता दिए, मैं इसको लंबे समय तक कैसे याद रखूं? अगर कोई मुझसे पूछते कि भाई कौन था यार ये जिसने डेड सेल के बारे में बताया, कौन था ऐसा जिसने आपको लिविंग सेल के बारे में बताया, तो मैं तो भूल जाऊंगा बिल्कुल। तो मैं आपके लिए इसका एक तरीका भी बताते हुए चलती हूँ। आ जाइए, सभी लोग अपने बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे ध्यान रखिएगा जिससे आपको याद हो जाए। मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स के नाम से बता देती हूँ, ठीक है? ठीक है, चलो पहले सबसे पहले मैं लिख दूं कि ये ट्रिक है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है जिसको आप लंबे समय तक आप कॉपी के अंदर नोटेड डाउन कर ले और फिर आपको कंफ्यूजन भी देखने को मिले। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? बताइए। अच्छा, मैं इनकी थोड़ी कहानी की बता दूँ तो इनकी थोड़ी सी वैन साहब की कहानी भी तो बतानी पड़ेगी। हाँ, तो ये असल में क्या था, इनको भी बहुत सैर का शौक था। जब ये सैर पे घूमने के लिए गए, मतलब घूमने के लिए जब गए, तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने पानी देखा। पानी देखा मतलब पानी किस में होगा? पॉन्ड में होगा डेफिनेटली। और उस पॉन्ड के पानी को एक बॉटल के अंदर भरना है, ठीक है? और उन्होंने उस बॉटल के अंदर जो पानी था उसकी एक ड्रॉप निकाली। क्या निकाली? एक ड्रॉप निकाली, ठीक है? और उस ड्रॉप पे उठा के उन्होंने माइक्रोस्कोप पे डाला और उन्होंने कहा बताओ भाई क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि उसके अंदर कोई चीज़ मूव कर रही है, कोई चीज़ मूव कर रही है। यस और नो? बताइए, क्या आपको ये बात समझ आई? बाद में जाके उनको पता चला, या आपको मैं बता दूं, बाद में जाके पता चला, उनको नहीं हमको पता चला, ठीक है, कि क्या
वो जो वो जो लिविंग चीज़ उन्होंने मूव करते हुए देखी थी वो एक तरीके की ग्रीन एल्गी थी। वैसे आई नो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है ये, बट कोई बात नहीं है, आप इसको एक्स्ट्रा पॉइंट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास पूरा फ्लो होगा ना तो ये लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, उन्होंने क्या देखी, ग्रीन एल्गी देखी, और ये जो ग्रीन एल्गी थी, अच्छा ग्रीन लिख रखा है, थोड़ा ग्रीन यूज़ कर ले, है कि नहीं? ठीक है, उसका नाम एग्जैक्टली क्या था, स्पायरो गायरा। ठीक है, उन्होंने क्या देखी, स्पायरो गायरा देखी थी। ठीक है, और तब उन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी करी कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लिविंग सेल होती है और वो ऐसे ऐसे दिखती है। क्या बात समझ आई आपको? बट हमको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं, बस इतना याद रखना है कि जो भी लिविंग सेल होती है उसके अंदर आपको प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, उन्होंने पॉन्ड के अंदर जो पानी के ड्रॉपलेट लेके आए थे उसके अंदर जब देखा तो उन्होंने एक ग्रीन एल्गी देखी बेसिकली, विच इज़ एक्जैक्टली कॉल्ड द स्पायरोगायरा। उस एल्गी का नाम भी यहाँ पे मेंशन है, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर कोई बच्चा यहाँ याद नहीं करेगा तो 11th में याद करेगा। अब आपकी मर्जी है यहाँ याद करना है कि वहाँ याद करना है कि नहीं? बताइए, कोई डाउट आ रहा है मन में, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल कि नोट नहीं कर पा रहे? अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ट्रिक बताओ यार, जो मेन चीज़ है वो बताओ, फालतू की बातें मुझसे मत करो, क्योंकि इतना मैडम पढ़ना होता तो कैसे ही काम चलता। ठीक है, आ जाइए। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, सबसे पहले साइंटिस्ट, इनका नाम मैंने आपको बताया था, आपको याद करते हुए चलना है। उनका नाम था बेटा रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, हुक साहब थे हमारे, रॉबर्ट हुक साहब। ठीक है, दूसरे मैंने आपको साइंटिस्ट बता ही दिए, जिनका नाम मैं सिर्फ लुईन हुक लिख रही हूँ, तो आप पीछे ऊपर से भी स्पेलिंग इसकी नोट कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों साइंटिस्ट के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस है, बताइए, एक ही डिफरेंस है। ठीक है, एक ही डिफरेंस है कि इन्होंने भी सेल को डिस्कवर किया था, बट द क्वेश्चन इज दिस कि किसने लिविंग को किया था और किसने नहीं किया था। तो आप देखिए, इधर आइए, यहाँ पे क्या लिख रखा है बेटा, एल लिख रखा है, एल फॉर लिविंग, एल फॉर लिविंग। इसका मतलब ये कि इन्होंने कौन सी किया था, लिविंग सेल को किया था। बताइए, अब कोई क्वेश्चन में क्या अब आप भूल जाएंगे? क्या अब आप भूल जाएंगे कि किसने कौन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था और कौन डेड को? बताइए, अगर फिर भी आप भूल जाए तो इधर ध्यान से देखते हुए चलिए। आइए, अगर आप यहाँ पे देखें, टिपिकली जब भी हम कोई सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं तो हमने एज्यूम कर रखा है इस किसी को समझाने के लिए, क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर तो अलग अलग तरीके के होते हैं, बट हमने जनरली माना है कि वो स्पायरिकल ही होती है। हम जो बोलचाल की भाषा में जो बात करते हैं उसके अंदर हम स्पायरिकल सेल ही कंसिडर करते हैं। बताइए, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है अच्छे से? क्या आपको ये बात क्लियर हो पा रही है? यस, अगर ऐसा है तो अच्छा, मतलब आप ये 2 सेल बताना चाह रहे हो? हाँ, मैं ये 2 सेल बताना चाह रही हूँ, और दोनों ही सेल को ध्यान से देखो तो वो खाली हैं। बताइए, दोनों ही सेल को ध्यान से देखो तो वो कैसी हैं? आपकी खाली देखने को मिल रही हैं, मतलब वेकेंट देखने को मिल रही हैं। और अगर वेकेंट सेल है तो वो कैसी होंगी बेटा? डेड सेल होंगी। कैसी होगी बेटा? डेड सेल मौजूद होगी। बोलिए, कैसी होगी बेटा? डेड सेल मौजूद होगी। अब तक जो मैंने आपको एक एक पॉइंट समझाया है या जो लिखवाया है, क्या अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आता जाए समय के साथ साथ तो आप मुझे लिखकर चैट पर बता सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। बताइए, क्योंकि अब तक आपने जो भी अपने क्लास 8 तक 9 तक जो भी आपने सीख रखा है, अब तक आपने डाउट पूछना स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर आप डाउट पूछना बंद कर देंगे ना जीवन में, तो उस दिन आपको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट नोट्स भी बना के लेके आई हूँ, जिससे आपको मैं एक बार में चीज़ें, आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ इस स्लाइड को भी पढ़ेंगे ना लास्ट टाइम पर, आपका पेपर बन जाएगा। अगर आपको 90+ चाहिए ना तो ये स्लाइड इनफ है। क्या है? इनफ है। चलो आओ, तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भी एक सेल होती है वो बेसिकली किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो ऑब्वियसली जो लिविंग है उसका स्ट्रक्चर बनाती है और फंक्शनल होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के अंदर सेल मिलती है, और सेल के अंदर ये सारी कैपेबिलिटी है जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, मतलब कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस। एंड लाइफ प्रोसेस के बारे में आप डील भी करने वाले हैं आगे चल के। बोलिए, क्या अब तक आपके डाउन में कोई डाउट आया है, कोई सवाल आया है तो आप अभी भी इस मोमेंट तक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। बोलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने जो साइंटिस्ट के बारे में बात कर रखी थी सेल में, तो हमने बताया था कि रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने 1665 के अंदर, ठीक है, उन्होंने इस 1665 के अंदर सेल को क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। क्या किया था? डिस्कवर किया था। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात बताइए। दूसरी बात आपको मैं बता चुकी हूँ कि एंटोन
वैन लुइनहुक 1674 के अंदर, ठीक है। इन्होंने कौन सी सेल को डिस्कवर किया था? इन्होंने लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। किसके अंदर डिस्कवर किया था? लिविंग सेल के अंदर डिस्कवर किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको थोड़ा सा आगे चलती हूँ। देयर इज अनदर साइंटिस्ट। हम ये समय समय पर इस पे आते रहेंगे, क्योंकि मुझे ये पूरा समझाने के लिए आपको नंबर ऑफ स्लाइड्स और मुझे नंबर ऑफ थ्योरीज लिखानी है, इसीलिए आ जाइए। चलो यहीं पे ऐड कर लेते। यस, सोचते रहिए, अगर मन में कोई सवाल आता जाए तो आप तुरंत के तुरंत मुझे कमेंट में नीचे लिख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। चलिए, हाँ, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कुछ चीज़ों के बारे में बता रही थी। एग्जैक्टली जो हमने सेल के बारे में जो हम बातें करते आए हैं अब तक, जितनी भी सेल के बारे में बातें करते आए हैं, तो मैंने आपके सामने बताया कि हमने सेल को जनरली कंसिडर किया है। हमने सेल को जनरली कंसिडर किया है स्फेरिकल। कैसा कंसिडर किया है बेटा? स्फेरिकल सेल को कंसिडर किया है। और अगर स्फेरिकल मैंने सेल को कंसिडर किया है तो कुछ सेल कुछ ऐसी ही दिखती होगी, बताइए हाँ या ना? कुछ सेल ऐसी ही दिखती होगी, बिल्कुल हाँ, ऐसी ही दिखती होगी। अगर ये सेल है मैम, तो इसके अंदर ना मुझे कुछ थोड़ा सा समझ नहीं आ रही कुछ चीज़ें। एग्जैक्टली मैं आपको समझाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेटा रॉबर्ट ब्राउन। क्या था बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। मैं यहीं पर लिखती हुई चलती हूँ, जिससे आपको लंबे समय तक वो चीज़ देखने को मिलती जाए। चलो, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या बेटा? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया कि ठीक है, माना लिविंग सेल ऐसी होती है, डेड सेल ऐसी होती है, बट एक सेल के अंदर भी एक प्रॉपर एक जगह होती है, एक सेंटर में एक चीज़ देखने को मिलती है, जिसको हमने क्या बोला? न्यूक्लियस बोला। क्या बोला बेटा? न्यूक्लियस बोला। मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। ये किसने बताया हमको? ये बताया हमें बेटा किसने आके बताया हमको? यहाँ पे मैं लिखती भी चलती। ये देखिए, सेल के अंदर बेटा ये क्या है? ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। और ये हमें बताने वाले कौन से साइंटिस्ट थे? जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम था? रॉबर्ट ब्राउन। डिस्कवर था, यहाँ पे भी लिखते चलिए आप अपनी कॉपी के अंदर। अच्छा, ओके, सॉरी, ठीक है, ठीक है। डिस्कवर था न्यूक्लियस into the सेल। बोलिए, अब आपको ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? क्या समझ में आती है? एग्जैक्टली जो न्यूक्लियस होता है वो मिलता कहाँ है? वो सेल के किसी भी सेंटर पे मिलता है। क्या मिलता है? सेंटर पे मिलता है। बताइए थोड़ी सी। अब मैं आपको थोड़ा रफ डायग्राम पे लेके चलती हूँ सेल के बारे में। थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको सेल के बारे में थोड़ा सा और मुझे डिटेल देनी चाहिए, स्ट्रक्चर के बारे में, जिससे आप और भी चीज़ें सर फैमिलियर हो सके। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में बताना चाहती हूँ। आइए मैं आपको, क्योंकि मुझे आपको समझाना है प्रोटोप्लाज्म के बारे में। क्या समझाना है? प्रोटोप्लाज्म के बारे में। अच्छा, जैसे अगर मैं बार बार प्रोटोप्लाज्म प्लाज्म प्लाज्म शब्द यूज़ कर रही हूँ, प्लाज्म सबसे ही शायद लग रहा है समथिंग विच इज़ लिक्विड, समथिंग विच इज़ वेवी, जो कि शायद फ्लूइड कर सके। या सुनो, अगर ऐसा है तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि एक सेल के अंदर भी जितनी भी चीज़ इतना लिक्विड फॉर्म होती है, जितनी भी चीज़ इतना लिक्विड फॉर्म होती है, उसी को कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है बेटा? प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, मतलब किसी भी सेल को अगर लिविंग रखना है तो उसके अंदर एक मटेरियल होता है जो कि फ्लूइड नेचर का होता है, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। यस, यू आर करेक्ट। जो मैंने अब आपको समझाया है वही मैं आपके सामने लिखने भी वाली हूँ, जिससे आपके नोट्स भी क्लियरली बनते जाएं। चलिए, तो मैं आपके सामने ऐसा लिख सकती हूँ, फ्लूइड मटेरियल। आइए हेडिंग डालिए अपनी कॉपी के अंदर, व्हाट इज protoplasm? What is protoplasm into the cell? And मैं थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट डाल रही हूँ, आपके एनसीईआरटी में मेंशन भी है एक जगह पे, ठीक है। एंड who discovered it? And who discovered it? ये एक क्वेश्चन है जिसका आंसर हमको आज देना है। और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि आप पहले अपनी कॉपी के अंदर एक क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए।
बेसिकली मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ कि मान लीजिए मैं आपके सामने एक सेल बना रही हूँ। क्या बना रही हूँ बेटा? एक सेल बना रही हूँ, ठीक है। सॉरी गाइस, एक बार दोबारा से हम ट्राई करेंगे, अपनी ड्राइंग को हम दिखाई ही देंगे आज, ठीक है। ये मैंने आपके सामने एक सेल बनाई है। क्या बनाई है बेटा? सेल बनाई है। अब ये जो सेल होती है बेटा, इसके थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा फैमिलियर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो बाकी की चीज़ें समझ में आएंगी। इसके अंदर बेटा फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। पहले हम आप सबसे पहले न्यूक्लियस बना लें। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। क्या बना ले बेटा? न्यूक्लियस बना ले, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियस कहते हैं। और ये जो न्यूक्लियस है बेटा, इसके अंदर भी, सॉरी यहाँ पे देखते हुए चलिए, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये भी देखिए, ये आपके पास एक सेल है एंड दिस इज द न्यूक्लियस हियर, दिस इज द न्यूक्लियस हियर, ठीक है मैम। मैम ये जो सेल की जो आप आउटर कवरिंग बार बार बना रहे हो, इसका भी एक बार नाम बता दो जिससे मुझे लंबे समय तक याद हो पाए। हाँ बिल्कुल बेटा, इसका नाम बेटा होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या होता है बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई प्रधानमंत्री नहीं बोलेगा इसको याद रखने के लिए, ऑब्वियसली ये एक तरीका था जो मैंने अपनी क्लास में यूज़ किया था, आप भी कर सकते हैं। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये एग्जैक्टली एक सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये पूरी एक सेल है और उसकी आउटर कवरिंग है, इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया। इसको भी और भी क्या नाम से जानते हैं इसको, और हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हो सकती है, आप इसको पीएम साहब भी कह सकते हैं, सीएम साहब भी कह सकते हैं, आपकी इच्छा है, जो मन में आए कहिए, दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही है। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है, ठीक है बेटा। ये पूरा का पूरा जो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर बनाती हुई चल रही हूँ, ये पूरा क्या है बेटा? आपके सामने एक न्यूक्लियस है, ठीक है। चलो आओ, कुछ हटा तो नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं हटा, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस है। अच्छा, ये न्यूक्लियस जो होता है इसकी भी ये कवरिंग है कि नहीं? ये पूरी की पूरी एक कवरिंग है, ठीक है। या मैं बोलूँ एक तरीके से आउटर लेयर है, और न्यूक्लियस की आउटर लेयर को ही हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसका मतलब ये कि ये पूरी एक सेल होती है, इसकी आउटर कवरिंग हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या हम इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो बेसिकली एक जो सेल होती है, जैसे हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, और हम अपनी पूरी बॉडी में जैसे मुझे कोई भी फंक्शन करना है, जैसे मुझे मान लीजिए यहाँ पे ऐसे हाथ रखना है, मुझे ऐसे मूव करना है, मुझे ऐसे शो करना है, या मुझे कुछ भी करना है, तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें किससे हो रही होंगी? ब्रेन से हो रही हैं, ठीक। इसी प्रकार से सेल के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, सेल के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा? आपका न्यूक्लियस। क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। इसीलिए न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अभी मैं आपके सामने ये इसको पॉइंटर करके भी नोट करा दूंगी। क्या कहा जाता है इसको? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। एक काम करिए, आप लिखते हुए भी चलिए इसको, आइए। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ एग्जैक्टली इस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्या मौजूद होता है बेटा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। क्या होता है बेटा? एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए, एक सेल के अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिल रहा है, इसी को हम जानते हैं डीएनए के नाम से। क्या नाम से जानते हैं बेटा? डीएनए के नाम से। क्या नाम से जानते हैं बेटा? डीएनए के नाम से जानते हैं। मतलब जो मैंने अब तक आपको समझाया है, इस पॉइंट में अगर आपको डाउट आ रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये पॉइंट दोबारा से रिपीट हो जाए, तो आप मुझे बोल सकते हैं एक बार भी। मतलब जो न्यूक्लियस होता है उसको हम ब्रेन ऑफ दी सेल के नाम से भी जानते हैं, इसकी आउटर कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जान रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में आई थिंक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, ये जो आपके सामने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, यही रिस्पॉन्सिबल है कि ये ब्रेन ऑफ दी सेल की तरह कैसे काम करता है। मतलब ये एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है, कैसे करता है, ये तो हम ऑब्वियसली समय के साथ सीखेंगे, बट इस मूवमेंट पर सिर्फ मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि दिस एक्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ दी सेल हियर। बोलिए, अगर अब तक आपके मन में कोई सवाल आ रहा है तो बताइए। तो क्या सेल के अंदर सिर्फ इतना ही होता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। सेल सिर्फ इतना ही नहीं होता, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को भी आपको मिलती जाएंगी। मतलब क्या क्या और मिल सकता है, आइए मैं आपके सामने बनाने की कोशिश भी करती हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये इस सेल में
ये मैं आपके सामने सेल में, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कुछ मटेरियल भरती जा रही हूँ या कुछ मटेरियल फिल करती जा रही हूँ, और इसी मटेरियल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। सो बेसिकली द फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द, ऑब्वियसली अभी आपके सामने क्लियरली नहीं होगा इतना ज़्यादा क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया है इसको, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं आपको अभी दोबारा से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको इसको याद रख पाएँ। ये जो आपके सामने फ्लूइड लाइक मटेरियल इसके अंदर होता है, ये जो फ्लूइड लाइक मटेरियल आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी फ्लूइड लाइक मटेरियल को हम जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं बेटा, हम इसको जानते हैं साइटोप्लाज्म के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म के नाम से। बताइए, फ्लूइड लाइक मटेरियल प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एक्चुअली कॉल्ड एज द cytoplasm, is actually called as the cytoplasm. Why it is considered to be a cytoplasm? साइटो शब्द जो होता है, साइटो जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है सेल होना। क्या होता है बेटा, सेल होना, और सेल के अंदर प्लाज्मा लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी एज साइटोप्लाज्म। बोलिए, इस पॉइंट पर अगर आपको डाउट आता है तो बताते चलिए, बोलिए। अच्छा, क्या ऐसा ही है? अच्छा ये बताइए, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डला हुआ है जिसको अपन डीएनए बोल रहे हैं, क्या यहाँ पर कोई फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद नहीं होगा? क्या यहाँ पर कोई फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद नहीं होगा? क्या यहाँ पर कुछ फ्लूइड लाइक मटेरियल जो कुछ भी मौजूद नहीं होगा? क्या इसके अंदर भी एक तरीके का फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद होगा? इसके अंदर भी एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद होगा, और इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद है उसका नाम बेटा क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लास को बिल्कुल भी आप बोरिंग नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर जब मैं कंसेप्ट आपको समझाऊं, जब आपको डिफरेंस समझ आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड टू द न्यूक्लियोप्लाज्म, तब आप शायद आगे फैमिलियर हो पाएंगे चीज़ों से। बोलिए, अगर आपको इस पॉइंट पर भी कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर आपको रह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। If you have any doubt regarding the nucleoplasm and the cytoplasm, you may ask. You may ask. बताइए, लिखते हुए चलेंगे सभी लोग अपनी कॉपी के अंदर। बोलिए, क्लियर है? अगर इस पॉइंट पर अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। चलो, थोड़ा सा मैं आपके सामने और चीज़ों को एलाबरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। अभी जो मैंने आपको ये जो सब कुछ लिखा है, व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्म, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर भी लिखने वाली हूँ। तो एग्जैक्टली जितना भी फ्लूइड लाइक मटेरियल होता है, जितना भी फ्लूइड लाइक मटेरियल ऑल ओवर द सेल मौजूद हो सकता है, मतलब जैसे आपने फ्लूइड लाइक मटेरियल में मैम दो चीज़ें बताई, एक साइटोप्लाज्म बताया, दूसरा आपने न्यूक्लियोप्लाज्म बताया। हाँ बिल्कुल, आपको जो मैंने अभी तक बताया ना, बस वही आपके काम आने वाला है। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म हियर। सो आई थिंक आप सबको अब ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि जहाँ जहाँ प्लाज्म आ जाए वही तो प्रोटोप्लाज्म होगा। बोलिए, जहाँ जहाँ पर प्लाज्म आ जाए वही तो प्रोटोप्लाज्म होगा। इसका मतलब ये कि प्रोटोप्लाज्म एग्जैक्टली आपके सामने साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बोलिए, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। बताइए, प्रोटोप्लाज्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइटोप्लाज्म प्लस द न्यूक्लियोप्लाज्म। बट हु डिस्कवर्स दिस? किसने ये चीज़ हमको आकर बताई? तो हम सबको नाम याद रखना पड़ेगा, पुरकंजे। क्या नाम याद रखना पड़ेगा? पुरकंजे। अभी आपके सामने मैं इसकी स्लाइड भी लेकर आई हूँ, तो आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, अभी आपको इसका नाम भी देखने को मिल जाएगा। मैं आपको लिखवा भी दूंगी आपकी कॉपी के अंदर। क्या नाम है? पुरकंजे नाम है। तो अब मैं कैसे याद रखूं? मैं तो भूल जाऊंगी एज यूजुअल, मैं भूल जाऊंगा। अब आप बताओ। तो देखो भाई, पी फॉर प्रोटोप्लाज्म, पी फॉर पुरकंजे। तो आप कहाँ पर मैंने मेंशन कर रखा है जिससे आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रख सके। तो मैं आपके सामने इसको लेकर आई हूँ। आइए, मैं इसके सामने यहाँ पर आपको लेकर आई हूँ। अगर आपको यहाँ पर दिख भी रहा हो पुरकंजे साहब के नाम
को अगर आप पहचान पा रहे हो, यही है येलो येलो कलर के, बताइए यही है येलो येलो कलर के। तो अब तक जो जो मैंने आपको पॉइंट्स क्लियर करे हैं, मैं उन सभी को क्या करना चाहती हूँ, समराइज करना चाहती हूँ, उन सभी को क्या करना चाहती हूँ, समराइज करना चाहती हूँ। तो एग्जैक्टली व्हाट इज सेल, एग्जैक्टली सेल होता क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, किसी भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी का जो स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सेल हियर, दैट इज कॉल्ड द बेसिकली सेल हियर। ठीक है, और आपके जो सेल को डिस्कवर किया गया था वो किस साइंटिस्ट ने किया था, उनका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक साहब। क्या था, रॉबर्ट हुक जी। और आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा 1665। विच ईयर बेटा, 1665। क्लियर है आपको। दूसरी बात ये, अगर मैं वैन लुइन हुक की बात करूं तो उन्होंने किसको डिस्कवर किया था, सेल को, इन्होंने लिविंग सेल के अंदर किया था। किसके अंदर बेटा किया था, लिविंग सेल के अंदर लिख रखा था। ठीक है, समझ रखा था मतलब। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं। एंड हु डिस्कवर द बेसिकली न्यूक्लियस हियर, हु डिस्कवर द न्यूक्लियस हियर, एंड द साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट ब्राउन। अब आपको अगर कभी ये जीवन में भूल जाए कि रॉबर्ट ब्राउन साहब ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, तो देयर इज अ मैथड, रॉबर्ट ब्राउन के लास्ट में क्या आता है बेटा, एन आता है। किसी और साइंटिस्ट में नहीं आएगा, सिर्फ किसके अंदर आएगा, रॉबर्ट ब्राउन में आएगा। Then he discovers the nucleus. In which year? 1831. In which year? 1831. बताइए, क्या साइंटिस्ट के नाम आपको याद हो पा रहे हैं? मैं तो ईयर भी बता दूं आपको 1665। याद आया आपको, कुछ कुछ याद आया आपको इस पॉइंट पे, बोलिए। और अगर ये डेड सेल है तो कैसे याद रखेंगे, ये भी आपको मैंने बता दिया है, तो इन हुक को वो भी आप याद रख पाएंगे। चलिए आगे की तरफ हम मूव करते हैं। हमने आपके सेल के बारे में बहुत सारी मैंने बातें ऑलरेडी आपको समझा तो दी हैं, बट जो मैं आपके स्लाइड लेकर आई हूँ, अब थोड़ा सा मैं स्लाइड पे मूव करने वाली हूँ। चलिए, मतलब किसी भी लाइफ को, किसी को भी लाइफ बनानी है, लिविंग रहना है, तो उसके अंदर सिर्फ एक चीज़ तो कंपलसरी है, और वो होगी आपकी सेल। क्या होगी बेटा, सेल तो होनी ही होगी। इसीलिए यहाँ पे लिख भी रखा है कि सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेल जो होती है वो बिल्डिंग ब्लॉक होती है किसी भी लाइफ के बारे में। ये जो आपके अंदर जो सेल देखने के लिए मैं बार बार बातें करती आ रही हूँ ना, ये सेल एग्जैक्टली जब एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल आपस में मिल जाते हैं। देख लीजिए, मैं आपके सामने अभी एक सेल बनाई है, ठीक है, हाँ या ना बताइए। अभी एक सेल है तो इसको हमने सेल बोला। जब एक से ज़्यादा ऐसी सेल आपस में जुड़ जाएंगी, क्या कर जाएंगी, अटैच हो जाएंगे, तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, टिश्यू बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, टिश्यू बोला जाएगा। मैं लिखते हुए भी चलती हूँ, मतलब यहाँ पर एक सेल है, ठीक है, ये तो आपकी एक सेल है। वैन ऐसी बहुत सारी मैनी सेल्स गेट कंबाइंड टुगेदर, देन इट विल फॉर्म्स द टिश्यू हियर। क्या फॉर्म करेगा, टिश्यू फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, टिश्यू फॉर्म किया करेगा। और बहुत सारे ऐसे जब टिश्यूज आपस में जुड़ जाएंगे तो वो एक ऑर्गन बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, ऑर्गन बना लेगा। ऑर्गन का मतलब तो आप जानते ही होंगे, हार्ट आपका एक ऑर्गन है, किडनी आपकी एक ऑर्गन है कि नहीं है, अगर आपको ये बात समझ आ रही हो, इवन लंग्स टू। और जब ऐसे बहुत सारे ऑर्गन मिलके पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बना लेगा। जैसे डाइजेशन का जो मेन काम होता है बेटा, वो आपका स्टमक के अंदर होता है, पर शुरुआत आपकी माउथ से स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा जो गट है, ठीक है, स्टमक तक, ठीक है, तो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म अ ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाता है बेटा, ऑर्गन सिस्टम। और ऐसे कितने ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो हम बन जाते हैं, मतलब कोई भी लिविंग चीज़ बन जाती है, मतलब ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बोलिए, मतलब अगर एक सेल होगी, ठीक है, तो एक सेल से अगर बहुत सारी सेल्स कंबाइन होती जाएंगी तो वो टिश्यू बनाती जाएंगी, और जब टिश्यू कंबाइन होंगे तो वो आपका ऑर्गन बनाएंगे, और ऑर्गन जब कंबाइन होंगे इट विल फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम हियर, एंड अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। क्या बन जाता है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अगर आप तो अब तक आपके मन में कोई सवाल आ रहा है, कोई डाउट आ रहा है, तो आप क्लियरली बिल्कुल पूछ सकते हैं मुझसे इस मोमेंट तक। अगर नहीं है तो कैन बी मूव फर्दर, क्या हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, परमिशन है? यस, बोलिए, परमिशन है क्या? चलिए, यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ थ्योरीज के बारे में बात करने वाली हूँ। किसके बारे में मैम? थ्योरीज के बारे में बात करने वाले। व्हाट आर द थ्योरीज? बेसिकली आई थिंक ये अच्छा नहीं दिख रहा है, और बोर्ड पर भी क्लियर आपको नहीं दिखने वाला, हम दूसरा कलर ले लेंगे। चलो अब आ जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सेल थ्योरी के बारे में, सॉरी, ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में। बेसिकली सेल थ्योरी कहती क्या है, सेल थ्योरी हमें समझाना क्या क्या चाहती है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो हमारे लिए शायद इंपॉर्टेंट है सेल थ्योरी के अनुसार। तो मैं थोड़ा सा आपको
पिछली वाली स्लाइड पे लेकर जाऊंगी, मैं आपको कुछ कुछ साइंटिस्ट के नाम दिखाऊंगी और आपको वहाँ से याद कराने की कोशिश करूंगी, क्योंकि अल्टीमेटली इसके अंदर आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी? आपको याद करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपके सामने मैं लिखती भी जा रही हूँ। सेल थ्योरी आपको क्या समझाती है, समझते हुए चलेंगे। सेल थ्योरी बेसिकली दी किसने थी, हम आज इस पॉइंट को पहले समझेंगे। सेल थ्योरी हमें दी थी 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। किसने? 3 साइंटिस्ट ने मिलकर। सबसे पहले आपके स्लीडन साहब, दूसरे आपके स्वान साहब, तीसरे आपके रुडॉल्फ विर्चॉ। क्या थे? रुडॉल्फ विर्चॉ। तो आपको 3 साइंटिस्ट के नाम याद रखना पड़ेगा, अभी अभी याद कर लीजिए। एक है आपके स्लीडन साहब, दूसरे हैं आपके स्वान जी, एंड लास्टली आपके पास है रुडॉल्फ विर्चॉ। ईयर इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये आपके यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे अगर नीट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, नीट एग्ज़ाम होता है जिसके थ्रू आप किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं फॉर द MBBS पर्पज। जिसको डॉक्टर बनने में इंटरेस्ट होगा उनको इस बारे में जानकारी भी होगी, ठीक है। तो उनके अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं उस पेपर के अंदर। आपको उस पेपर के अंदर आपको इसके क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। मतलब सेल थ्योरी भाई साहब इंपॉर्टेंट तो है, हाँ या ना बताइए? क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से लिख लेंगे और आगे इसको अच्छे से याद रख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। बोलिए, बताइए। चलिए मूव करें। बिल्कुल यस, परमिशन है, आ जाइए। अब सबसे पहले साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है स्लीडन। क्या नाम है? स्लीडन। क्या नाम है? स्लीडन। मैं यहीं पे लिखते हुए चलती हूँ जिससे आपको ज़्यादा इसमें आपको लंबे समय तक कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी है सिर्फ कंसाइज वे में चलेंगे, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर हमारी चीज़ डिटेल में जाके अगर डील करने बैठ जाएंगे तो हमको ज़्यादा समय तक याद ही नहीं रहेंगे। तो हम थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट याद देते हैं जो हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें CBSE से भाई नंबर मिल जाएंगे और हमारा आगे फ्यूचर भी थोड़ा सा काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हम छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है बेटा। आइए स्लीडन साहब की बात करते हैं, ठीक है। ईयर आपको याद रखना है 1838। आई थिंक ये सेम कलर हो गया। चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखती भी चलती हूँ। विच ईयर बेटा? स्लीडन साहब 1838। आप इसको देख के लिख सकते हैं। स्लीडन साहब इन विच ईयर बेटा? 1838। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है 1838। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। कुछ नया बताया क्या मैम? क्यों? क्योंकि इतनी देर से जब मैं आपसे बातें करती हुई जा रही थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी सेल से मिलकर बन रखे होते हैं। यस और नो बताइए? ये मैंने आपको बात समझाई थी। तो बस इन्होंने स्लीडन साहब ने इतना समझाया है कि जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं सभी सेल से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, दूसरे जो आपके पास साइंटिस्ट हैं उनका नाम है स्वान जी। यहाँ पर भी आप AR नोट कर लीजिए। दोनों लगभग साथ में ही काम कर रहे थे। इनका ईयर है बेटा 1839। बेटा कौन सा ईयर है बेटा? 1839। इन्होंने कहा कि जितने भी एनिमल्स होते हैं ये सेल से मिलकर बने रखे होते हैं। मतलब स्लीडन साहब का कहना ये था कि ऑल प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बन रखे होते हैं। और स्वान साहब का कहना था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी किससे मिलकर बन रखे होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। बट मेरे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है और मेरा मन है मैं तुमसे पूछ लूँ। अगर तुम बताने की अगर इच्छा रखो तो प्लीज़ मेरा आंसर भी जरूर तुम लोग देना। सबसे पहली बात, अच्छा ठीक है, जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी सेल से मिलकर बन रखे हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सभी सेल से मिलकर बन रखे हैं। बट सेल्स किससे मिलकर बन रखे हैं? बताइए। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आता है कि सेल किससे मिलके बन रहे होते हैं, सेल किससे मिलके बने हुए होते हैं, सोचिए। कुछ नहीं, गलती तो होगा। इसका आंसर आप, मेरा मन ये है कि आप एक बार इसके बारे में सोचें और आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आए कि हाँ भाई क्वेश्चन तो अच्छा था। थोड़ा रिसर्च करें, थोड़ा भैया दीदी से पूछें, थोड़ा इंटरनेट पे जाएं, यूट्यूब पर रिसर्च करें, है कि नहीं है। फिर आप इसका आंसर नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको मैं देने वाली हूँ यहाँ पर। चलिए आगे मूव कर सकते हैं। चलो यहाँ पर आप आ जाइए। सबसे पहले आपको दूसरे एक साइंटिस्ट के बारे में ही मुझे बताना है जिनका नाम था रुडॉल्फ विर्चॉ। क्या नाम था बेटा? रुडॉल्फ विर्चॉ। अच्छा, रुडॉल्फ विर्चॉ के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। रुडॉल्फ विर्चॉ इन्हीं के साथ काम नहीं कर रहे थे। काम तो वैसे ये दोनों भी साथ में नहीं कर रहे थे, मतलब इसी ईयर में काम नहीं कर रहे थे। मतलब किस ईयर में काम कर रहे थे? 1855 के अंदर। बेटा किस ईयर के अंदर? बेटा 1855। इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों नहीं याद रखोगे? याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें तो रटाई जा सकती हैं बट सारी चीज़ें नहीं रटाई जा सकती, और सारी चीज़ें आपके लिए रटना पॉसिबल भी नहीं है। जैसे आप किसी भी एक टॉपिक के लिए निमोनिक अगर आपने रट लिया कि हाँ भाई इसका ये निमोनिक है,
एक दिन तो मेरे साथ भी यही हुआ, मैंने एक चीज़ का निमोनिक बनाया, मैं पेपर में गई, निमोनिक ही याद रहा निमोनिक ही याद रहा, बट निमोनिक से एग्जैक्टली आंसर क्या था मैं यही भूल गई। तो हर चीज़ का बेटा निमोनिक तो नहीं बन सकता, इसीलिए आपको इसको कुछ कुछ चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके सिर्फ एक तरीका है, और इसका एक तरीका ये है कि अपने किसी दोस्त को पकड़ो, उसको भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो, क्योंकि अगर मल्टीपल टाइम जब एक ही चीज़ को रिपीट करते हुए चलते हो तो आपको वो लंबे समय तक क्या रहता है, याद रहता है। सेम मेरे साथ भी होता था, मैं भूल जाती थी, किसी दोस्त को पकड़ लेती, इधर आओ, मैथ वाले को पकड़ लो, बायो पढ़ा दो कि हाँ भाई इधर आओ, कुछ कुछ नया पढ़ाते हैं आपको, तो आपको ये चीज़ें भी अच्छे से याद होती हुई चलती हैं। अच्छा चलो आगे चलते हैं। रुडॉल्फ विर्चॉफ साहब ने क्या बताया था उनके बारे में बताते हैं। इन्होंने एक शब्द बोला था, सॉरी इन्होंने एक लाइन बोली थी, और उस लाइन को डिकोड करते हैं आज हम और आप मिलके। इन्होंने बोला था ओमनी, हाँ भाषा अपनी नहीं है, ओमनी सेलुला, ओमनी सेलुला इलुला ओमनी सेलुला इसोलुला। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा भी देती हूँ। तो अभी आपके लिए मतलब का नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा मेन ही बात पे लेके आ जाती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ नोट्स के अंदर एक्स्ट्रा ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखवाने हैं, जिससे आप लंबे समय तक आपको डाउट आता रहे और आप ये चीज़ें पूछते रहें। ठीक है, इनका ये कहना था कि जब भी कोई नई सेल्स बनती हैं, मतलब जितनी भी न्यू सेल्स मौजूद होती हैं, कितनी बेटा, जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो एग्जैक्टली बनती किससे है, वो मिलती हैं बेटा किससे, ओल्ड सेल से मिलके बन रखी होती हैं। ये कुछ ऐसा ही है जैसे मैं आपको अभी समझाने को चलती हूँ। मान लीजिए आपके पास ये एक सेल मौजूद है, यहाँ पे क्या आपके पास एक सेल मौजूद है, और अगर आपको एक सेल से 2 सेल बनानी है, अगर आपको एक सेल से 2 सेल बनानी है, मतलब ये आपके लिए बन गई ओल्ड सेल, ये आपके लिए बन गई ओल्ड सेल, और ये आपकी बन गई बेटा क्या, यहाँ पर न्यू सेल्स, ये क्या बन गई बेटा, न्यू सेल्स। ठीक है, ये आपके ओल्ड सेल्स मौजूद हैं और ये आपकी न्यू सेल्स बन गए, और आगे चल के ये भी दोबारा से क्या करते आती हैं, डिवाइड कर गई, मान लीजिए इनसे भी 1-2 सेल बन गए, और इस तरीके से एक सेल से, मतलब पुरानी सेल से नई सेल्स का बनता रहता है। और ये चीज़ हमें किसने बताई थी, 1859 रुडॉल्फ विर्चॉफ साहब ने बताई थी। देखो जनरली ऐसा होता है भाई साहब, रुडॉल्फ विर्चॉफ साहब को तो सब लोग याद रख लेते हैं क्योंकि एक्सेप्शन काम किया था ना, बट डाउट होता है स्लीडन साहब और स्वान साहब में। अब इसका कोई जुगाड़ बता दो तो याद हो जाए, है कि नहीं, कोई जुगाड़ बता दो याद हो जाए, बताइए कोई जुगाड़ बता दीजिए जिससे ये लंबे समय तक याद हो जाए, है कि नहीं, सबको चाहिए इसकी ट्रिक। आइए मैं आपको समझाती हूँ भी चलती। देखो हमको कन्फ्यूजन सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में होता है क्योंकि दोनों लगभग नाम कैसे हैं, सेम ही हैं। तो मैं यहाँ पर आपके सामने मेंशन भी कर देती हूँ जिसको आप इसको याद भी रख सकें। ठीक है, देखिए ये सब जुगाड़ है, इसका एग्जैक्ट किसी भी पॉइंट से लेना देना नहीं है, मतलब कोई भी एनसीईआरटी या कोई भी रेफरेंस बुक ऐसा नहीं लिखती, ये सिर्फ हम याद करने के लिए ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, डराइए स्वान साहब को ज़रा ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या मतलब स्पेलिंग देखिए, स्वान साहब तो यहाँ मौजूद नहीं है कि नहीं, अच्छा ठीक है बिल्कुल यस सुनो। अगर आप इसमें देखें तो देखो 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, आपको कंफ्यूज तो 2 में किया जाएगा, प्लांट्स और दूसरा आपके पास एनिमल्स। तो मेरा मन है कि आप उन चीज़ों पर फोकस करें जिन चीज़ों पर मैं आपको समझाऊं। आइए स्वान साहब की जो स्पेलिंग है इसके अंदर 2 एन है, कितने बेटा, 2 एन है। तो आप प्लांट्स और एनिमल्स में वो चुन लीजिए जिसकी सेकंड पोजीशन पे एन मौजूद हो, जिसकी सेकंड पोजीशन पे क्या हो, एन मौजूद हो, सेकंड पोजीशन पे एन मौजूद हो। यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ जिससे आपको भूल ना जाए, देख लीजिए दोबारा से लिख देती हूँ, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पर एन हो, और वो किसके अंदर है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही। किसके अंदर है बेटा, एनिमल्स के अंदर। अब बताइए, अब आपको ये चीज़ याद रखने में क्या लंबे समय तक आपको डाउट होगा क्या डाउट होगा क्या, क्योंकि अभी तो हमने स्पेसिफिकली साइंटिस्ट के बारे में पढ़ लिया। अगर हमने साइंटिस्ट ही पढ़ लिया कि स्लीडन साहब ने क्या किया, स्वान साहब ने क्या किया और रुडॉल्फ विर्चॉफ साहब ने क्या किया, हमने ईयर भी याद कर लिए 1838, 1839, 1855।
ठीक है। सीडेन साहब कहते हैं कि जितने भी प्लांट हैं वो सभी के सभी सेल से मिलकर बन रखे हैं, जितने भी, और स्वान साहब कहते हैं कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सभी सेल से मिलकर बन रखे होते हैं। ईयर आप साथ याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। लगभग इनका तो सेम ही है, तो इनका तो याद करने में तो आपको दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। रुडॉल्फ विर्चॉव साहब कह के गए थे कि जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो सभी की सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब जो पहले से मौजूद हैं उन्हीं से मिलकर बनी होती है। बताइए, अगर आपको अब तक कोई डाउट नहीं आ रहा है तो मैं ऐसा समझती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बोलते चलिए, बताइए। अगर अब तक आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे ये पॉइंट दोबारा से याद रखना है, या मुझे इस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना है, या मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा टफ सी हो रही है, तो आप मुझे इस पॉइंट पर बोल सकते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं नीचे, और आप डाउट के अंदर भी मुझसे पूछ सकते हैं। हो सकता है मैं आपके लिए कुछ नई ट्रिक बना लूँ जो आपको भी याद रखने में हेल्प किया, मेरा भी कुछ काम हो जाए, क्योंकि मुझे भी ये याद रखना पड़ता है कि नहीं? बताइए, चले थोड़ा सा आगे चले। अच्छा, इसका मतलब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, सेल थ्योरी हमें ये समझाती है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सारी मिलके बन रखे होते हैं सेल से। किससे मिलके बन रखे होते हैं? सेल से। क्योंकि लिविंग थिंग्स में दो ही चीज़ें हमने कंसीडर किया है यहाँ पे, प्लांट और एनिमल्स, और ये सब स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था। दूसरी मैं आपको बता दूँ कि जो सेल होता है वो इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, वो बिल्कुल बेसिक या फंडामेंटल यूनिट होती है किसी भी लाइफ का। दूसरी चीज़, जितनी भी न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती हैं। ये तीन पोस्टुलेट से जो सेल थ्योरी ने दिए थे, जो आपको लंबे समय तक याद रखना पड़ेगा, बताइए। अब अगर इस पेज के अंदर आपको कोई डाउट आ रहा है पुरकुंजे साहब को लेकर, रॉबर्ट हुक साहब को लेकर, या जितने भी साइंटिस्ट मैंने आपको बताए उनको लेकर, तो आप इस पॉइंट तक मुझसे पूछ सकते हैं। बोलते चलिए। एक बार आप दोबारा से देख लीजिए स्लाइड्स को कि हमने किस पैटर्न में इसकी स्टडी स्टार्ट करी थी, और हमने किस पैटर्न में इसके अंदर चीज़ों को समझने की कोशिश करी थी। बोलिए, बताइए। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल या कोई शंका रह गई है तो पूछते हुए चलिए। थोड़ा सा ब्रेक ले लेके चीज़ें समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हमें कोई भी सिलेबस को भगाना नहीं है, हमें इस सिलेबस को अच्छे से कवर अप करना है जिसको लंबे समय तक हम याद रख पाएँ। चलिए, आ जाए। चल, अब हमने क्या किया है, जितनी भी सेल्स होती हैं उन सभी का हमने क्लासिफिकेशन किया है। जितनी भी सेल्स हमारे पास हैं सबको क्लासिफिकेशन किया है। फॉर एन एग्जांपल, जब आप कभी आप असेंबली में अंदर क्लास के अंदर खड़े हो गए होंगे तो आपको कह दिया होगा जितने भी छोटे बच्चे वो आगे आ जाए, और जितने भी लंबे पीछे चले जाए। मैं पता कहाँ आती थी? सबसे आगे। दुख है, दुख। हाँ भाई, सबसे छोटी थी यार, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सेल को भी हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई का कोई बेसिस होता है, मतलब हाइट के बेसिस पे, ठीक है, किसी को, या फिर किसी के सब्जेक्ट के ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि लाइन बनी तो हम ये कह देंगे मैथ वाले बच्चे उधर चले जाइए, बायो वाले इधर आ जाइए, ठीक है। कोई ना कोई बेसिस होता है, और हमने जो बेसिस ले रखे हैं सेल के, वो हमने 3 ले रखे हैं। सबसे पहले साइज़ है, दूसरा हमारे पास नंबर है, और तीसरा हमारे पास शेप है। मतलब एक जो सेल होती है वो अलग अलग साइज़ की पॉसिबल हो सकती है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्यों नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। दूसरा, नंबर के ऊपर भी हो सकता है 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, कितनी भी सेल हो सकती हैं। हाँ बोलिए, यस और नो, क्लियर है आपको? ये बात समझ में आती है या नहीं आती है? अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप साथ में पूरी क्लास में जुड़े हैं, वेरी गुड। आपको लास्ट में मिलेगा 7 करोड़, बैंक नंबर मत दीजिएगा, मेरे में 0.00007 ठीक है। और शेप के बारे में बात करते हैं, तो और आपकी जितनी भी सेल्स मौजूद होती हैं इन सब के अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इसीलिए हमने इनको शेप के बेसिस पे भी डिवाइड कर दिया है। बोलिए, क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए, आपके सामने मैं कुछ बातें लेकर आई हूँ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ साइज़ के बेसिस पे अगर सेल के बारे में बोलूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पूरी की पूरी लिविंग अर्थ पे, मतलब पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर सबसे छोटी सेल के बारे में बताइए, सबसे छोटी सेल के बारे में बताइए, ठीक है। तो उसका नाम है बेटा माइकोप्लाज्मा। ये सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल होती है। इसका दूसरा नाम आपका PPLO भी है। क्या नाम है बेटा? PPLO, ठीक है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्या फुल फॉर्म याद रखना है? ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, बट अभी आपको तो इतना पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल का कोई पूछे तो हम ये बता पाएँ, माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कुछ ऐसा ही साउंड कर रहा है। अगर मैं भूल जाती ना, तो जैसे कोई आपसे पूछे स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो मैं कहती मैं को नहीं पता,
मेरे को नहीं पता, कुछ वैसा ही सही नाम है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरा आपके सामने है, तो आपको कोई पूछे लार्जेस्ट सेल के बारे में बता दीजिए, तो आपको एक अंडे का नाम याद रखना पड़ेगा, मतलब एग सेल का स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर नहीं आपको याद रखना पड़ेगा। बेसिकली जो ऑस्ट्रिच होती है उसका जो एग होता है वो सबसे लार्जेस्ट होता है, बहुत बड़ा होता है। एंड लिटरली आप इसको नेट पर सर्च करिएगा, आप शॉक्ड हो जाएंगे, एक एग एग्जैक्टली इतना बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल। तो आपको ये दो चीज़ें आपको ऐसा पॉइंट आपको याद रखने पड़ेंगे अपनी कॉपी के अंदर, कि साइज़ के बेसिस से बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल की अगर बात करूं तो स्मॉलेस्ट सेल पे आपके पास माइकोप्लाज्मा है, जिसका दूसरा नाम आपके सामने PPLOP है। क्या नाम है बेटा? PPLOP है, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट सेल के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रिच। क्या कहेंगे बेटा? ऑस्ट्रिच का एग, बिल्कुल, यस। चलिए अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। हमने बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे। ऑर्गेनिज्म मैम कौन से? आइए मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी वहीं पे लेके जाना चाह रही हूँ आपको। यहाँ देखिए सबसे पहले मैंने आप बहुत ऐसे 5 यहाँ पे ग्रुप्स के नाम लिख रखे थे। मोनेरा लिख रखा था, प्रोटिस्टा लिख रखा था, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया। इनके अंदर मुझे कुछ वेराइटीज देखने को मिली, कुछ चीज़ें ऐसी डिफरेंस देखने को मिली। और पता क्या देखने को मिली? इनके अंदर भी सेल थी। बताइए, एक सेकेंड, आइए, चलिए, ठीक है। इनके अंदर भी सेल थी, मोनेरा के अंदर भी सेल थी, और प्रोटिस्टा के अंदर भी थी, फंजाई के अंदर भी थी, प्लांटे के अंदर, एनिमिलिया के अंदर। पर डिफरेंस कहाँ देखने को मिला? किसी के अंदर एक सेल थी, किसी के अंदर ज़्यादा सेल थी, है ऐसा भी कुछ? हाँ। और जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, या मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल होते हैं, एक सेल, मोनोसेल। कोई मोनोसेल सोच रहा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी सोच सकते हैं आप। मतलब जिनके अंदर सिंगल सेल होती है, उनको हम कंसीडर करते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यूनि मतलब होता है एक। क्या होता है बेटा? एक, ठीक है। तो सिंगल सेल में आपको जो लेके चलना है वो लेके चलना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल मौजूद होती है, दे आर कंसीडर्ड टू बी एज यूनिसेलुलर। उनको हम क्या कहते हैं बेटा? यूनिसेलुलर कहते हैं। नोट करते हुए चलेंगे आप, क्या कहते हैं उनको? यूनिसेलुलर। और आपको पता है ये जो कि मैंने आपके सामने 5 ग्रुप्स लिख रखे हैं, इनके अंदर मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर एक ही सेल होती है। क्या बात कर रहे हो? एक ही सेल? और ये लिविंग है तो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते होंगे। हाँ, तो इनके अंदर सारे फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? सोचिए, जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात करी थी कि सेल वो सारी चीजें कर सकता है जो एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है। और इसका आपके सामने अब प्रूफ भी है कि मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, इन दोनों के ही पास सिर्फ सिंगल सेल मौजूद होती है। क्या होती है? सिंगल सेल मौजूद होती है। बोलिए, अगर अब आपको डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं इस मोमेंट पे, ठीक है। मतलब ये दोनों ही कैसे हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, बट किसी के अंदर हमें एक से ज़्यादा सेल देखने को मिली। हमें क्या मिली? एक से ज़्यादा सेल देखने को मिली। और हो सकता है उन सेल्स ने मिलकर बाद में जाके टिश्यू बनाया हो, नहीं बनाया हो, ये बात की बात है, बट हमें देखने को तो मिली। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक से ज़्यादा सेल होती है, मतलब मल्टीपल सेल्स होती हैं, वी कैन से दिस मल्टीपल। जिनके अंदर मल्टीपल सेल होती हैं उनको हम बोलते हैं, यहाँ पर आप आगे आ जाइए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं बेटा मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर बोलते हैं। इसका मतलब ये कि जो यूनिसेलुलर था, इसके अंदर आपके पास 2 चीज़ें आ रही थी। क्या आ रही थी? 2 चीज़ें आ रही थी। मैं यहाँ पे लिखती हुई चलती हूँ। यूनिसेलुलर के अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके अंदर 2 चीज़ें आ रही थी। सबसे पहले मोनेरा आ रहा था, बोलिए, मोनेरा आ रहा था। दूसरा आपके पास प्रोटिस्टा आ रहा था। बताइए, मोनेरा आ रहा था और प्रोटिस्टा आ रहा था। याद हो जाएगा आपको अच्छे से? ठीक है। अच्छा, मल्टी सेलुलर के अंदर मैं आपसे बात करूं, मल्टी सेलुलर के अंदर आपके सामने बात करूं तो आपको याद रखना पड़ेगा, फंजाई आ जाएगा, प्लांटे आ जाएगा, और आपके पास एनिमिलिया भी आ जाएगा। ये आप मेरे सपोर्ट के साथ नोट करते हुए चाहिए, क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा अगर आपको स्लाइड एज अ PDF चाहिए तो। मुझे ये हटाना पड़ेगा अगर आपको स्लाइड एज अ PDF चाहिए, क्योंकि आपको क्लियरली ये चीज़ दिखनी चाहिए। तो आप साथ ही साथ नोट करते हुए चलें कि किसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं और किसको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं। जिनके अंदर सिर्फ एक सेल मौजूद होती है उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स मौजूद होती हैं उन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं।
यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल है हमारे पास एमपी, ठीक है। एमपी के आपको याद रखना पड़ेगा मोनेरा और प्रोटिस्टा, क्या याद रखना पड़ेगा, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। दूसरा आपके पास है मल्टी सेलुलर के लिए पूछे, फंजाई है, प्लांटे है और एनिमिलिया है। इनके पास एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं और वो एक से ज़्यादा सेल्स आपस में क्या करती हैं, फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्लियर है? अगर डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए, डाउट आ रहा है तो पूछ लीजिए। ये जो मैंने आपको बताया था साइज के बेसिस पे, जब मैंने सेल को डिफाइन किया था, माइक्रोप्लाज्मा और इन सब के बारे में बात करी थी, तो मैंने ऑल ओवर द अर्थ देखा था, ठीक है, कि धरती पर कितनी सबसे छोटी सेल हो सकती है और कितनी बड़ी सेल हो सकती है, उसके बेसिस पे बात करी थी। बट अगर कोई आपसे पूछे ह्यूमंस के केस के अंदर, सिर्फ ह्यूमंस के केस के अंदर पूछ ले, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो स्मॉलेस्ट सेल होती है वो बेसिकली आपकी होती है स्पर्म सेल। क्या होती है बेटा? स्पर्म सेल। स्पर्म सेल कुछ इस तरीके से दिखती है, ये स्ट्रक्चर है, ये इसका हेड है और ये इसकी टेल भी मौजूद है। सीखेंगे आप इसके बारे में क्लास 12 के अंदर, जब आप रिप्रोडक्शन के बारे में अच्छे से या डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा आपके सामने आ जाते हैं लार्जेस्ट सेल के बारे में। क्या आ जाते हैं? लार्जेस्ट सेल के बारे में आ जाते हैं। तो वो आपको सिर्फ ह्यूमंस के लिए मैं बात कर रही हूँ, कंसिडर कोई लार्जेस्ट नॉर्मली पूछता है तो आपको ऑस्ट्रिच देना है, ह्यूमंस के अंदर पूछता है तो आपको यहाँ पे बताना है इसके सामने आपको बताना है ओवम, ठीक है। फीमेल इसको एक्सेल भी कहा जाता है, जो कि इतना आपके सामने साइज में आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पर्म का साइज कितना ज़्यादा छोटा है और यहाँ पर जो आपकी जो ओवम है उसका साइज कितना ज़्यादा बड़ा है। अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई शंका या कोई डाउट रह रहा है तो पूछते हुए चलेंगे, साथ में लिखते हुए चलेंगे। मैं यहीं पर हूँ, मैं आप सबको देख पा रही हूँ मैं आपके सब पर मेरी नज़र है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। बोलिए, बताइए। अगर आपके मन में अभी भी एक कोई क्वेश्चन अगर आ रहा हो, डाउट आ रहा हो, तो आप इस मोमेंट पे पूछ सकते हैं। नहीं है, आगे मूव कर सकते हैं। चलिए, जो दूसरी चीज़ मुझे बतानी है वो बतानी है कि सेल को हमने डिवाइड कर रखा है शेप के बेसिस पे भी। जैसे अलग अलग शेप होती हैं सेल्स की। जैसे मैं आपके सामने बात करूँ, वाइट ब्लड सेल जो होती है वो बेसिकली अमीबॉइड शेप होती है। अमीबॉइड का मतलब क्या होता है, अभी हम नेक्स्ट अपना जो लेक्चर लेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी भी, पर मैं आपके सामने बता सकती हूँ रैंडम शेप होता है, ठीक है। कुछ भी रैंडम शेप होता है, कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात करती हूँ मैं आपके सामने रेड ब्लड सेल के बारे में। तो इनका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये बाइकॉनकेव मिलता है। कौन सा बेटा? बाइकॉनकेव, ठीक है। ये आपके सामने बोन सेल का स्ट्रक्चर है और ये आपके सामने नर्व सेल का स्ट्रक्चर है। नर्व सेल को जरा देखो तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसे किसी के बाल खड़े हो गए हो, ऐसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है। और ये जो आपको ये दिख रहे हैं कि इसके बाल बिखरे हुए हैं, बेसिकली इसी को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स भी कहते हैं। हम सीखेंगे इसके बारे में, हमारे पास ये चैप्टर भी है, हम इसके बारे में डिटेल में सीखने वाले हैं। बट अभी आपके सामने से ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है। हमारे पास जो गट होती है उसके अंदर जो आपकी इंटेस्टाइन आपको देखने को मिलती है, उसके अंदर आपके पास इस तरीके की सेल्स देखने को मिलेंगी। और आपका ओवम के बारे में तो मैंने आपसे बताया ही था, कुछ ओवम ऐसा दिखता है और स्पर्म सेल के बारे में आप जानते ही हैं। इसका मतलब है कि किसी भी सेल को हम क्या कर सकते हैं? हम सब क्लासीफाई कर सकते हैं, बट किस किस बेसिस पे कर सकते हैं कि उसके अंदर कितने नंबर हैं, ठीक है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ये सारी ही चीज़ों पे ये आपसे कभी भी एक नंबर में क्वेश्चन या एमसीक्यू के बेसिस पे क्वेश्चन जाके पूछा जा सकता है। अगर कोई कहता है साइज के बेसिस पे बताइए, तो आप सबसे स्मॉलेस्ट साइज अगर कोई आपसे पूछता है ऑल ओवर द अर्थ तो आपको बताना है माइक्रोप्लाज्मा। कोई बिगेस्ट पूछता है तो आपको बताना है ऑस्ट्रिच के बारे में। किसके बारे में बेटा? ऑस्ट्रिच के बारे में। अगर मैं आपसे नंबर के बारे में बात करूं, मतलब किसी ऐसा आप ऑर्गेनिज्म बताइए जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल मिलती है, तो आपके मन में आ गया होगा एमपी, मेरे मन में भी आ गया था एमपी। बताइए, मोनेरा और प्रोटिस्टा। बोलते चलिए साथ ही साथ, क्योंकि आप जितनी बार खुद से बोलेंगे, जितनी बार आप अपने मुंह से आवाज़ निकालेंगे, आपको उतनी बार ये सिग्नल जाएगा कि आपको कुछ बोलना है। गलत तो नहीं बोलेंगे, सही बोलेंगे। सही बोलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा। दैट्स अ ट्रिक गाइस। बेवकूफ बनाओ अपने दिमाग को, पढ़ाई में लगाओ ठीक है। और दूसरा, आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में कोई पूछता है तो आपके सामने फंजाई है, ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ी सी ज़्यादा हो गया ठीक है। तो आपके सामने फंजाई है, प्लांटे है और एनिमिलिया भी मौजूद है। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल। तो मैं आपको अब एक शॉर्ट समरी देना चाहती हूँ पूरे ही लेक्चर का, जिससे आप इसको थोड़ा सा रिटेन कर सकें, क्योंकि अब आपके लिए मैंने बहुत सारा इसमें कंटेंट पढ़ा दिया है और आपको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट भी चाहिए है। चलो मैं आपके सामने स्टार्ट करती हूँ। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने शायद आपके सामने स्टार्ट की थी एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ के बारे में, और मैंने आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश ये करी थी कि लिविंग सेल के बारे में कहा था। मैंने ये कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको 5 ग्रुप के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, मोनेरा,
प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमिलिया। और इन सभी को किसने डिवाइड किया था? आर.एच. विट्टिकर ने। विच ईयर विच इज कॉल्ड है 1969। मैं आप सभी को, मेरा मन है कि आप सभी बोर्ड पर देखें और ध्यान से चीज़ों को समझें, क्योंकि जो मैं आपको अभी रिवीजन कराने वाली हूँ ना, ये रिवीजन आप अपने अपने एंड से नहीं इतने अच्छे से कर सकते हैं जितने अच्छे से मैं आपको करवा सकती हूँ। तो आप ध्यान से चलेंगे तो आपके बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके सामने 5 ग्रुप में मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटिया और एनिमिलिया है। यहाँ पे किस साइंटिस्ट का नाम लिख रखा है? आर.एच. विट्टिकर है। ईयर आपको याद रखते हुए चलना है, 1969 के बारे में बात हो रही है। आपको यहाँ पे बता दिया गया था कि अगर ऐसे भी आपके पास ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके पास सिर्फ एक सेल मौजूद होती है, उनको कहा जाता है यूनिसेलुलर। और ऐसे भी ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं जिनके पास एक से ज्यादा सेल होती है, दे आर कंसिडर्ड टू बी एज मल्टी सेलुलर। बोलिए यस और नो, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी से फैमिलियर कराने की कोशिश करी थी, जो आई थिंक आपको बहुत ही इजी लगा। यहाँ पे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो आपको स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, आपको इसके बारे में जानकारी हो चुकी होगी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ द सेल। वी डिस्कस अबाउट द रॉबर्ट हुक के बारे में हमने चीज़ें समझी, हमने ईयर समझा, हमने ये समझा कि ओक ट्री के बारे में, कॉय, और यहाँ पर हमने कुछ वेकेंट कंपार्टमेंट के बारे में से भी जाना था, ठीक है। और हमें पता चला था कि इसको क्या कहा था? डेड सेल कहा गया था, जिसके अंदर किसी भी तरीके का फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद नहीं था, इसीलिए इसको कहा गया था नो प्रोटोप्लाज्म या डेड सेल होना। बोलिए क्लियर है? नेक्स्ट है एंड ऑन वैन लुइन हुक के बारे में। मैंने आपको ये बताया भी था कि इन्होंने डिस्कवर करी थी लिविंग सेल के बारे में, ठीक है। और लिविंग सेल के अंदर होता है प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किसने बताया था? बताइए, सोचिए। 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, 20 सेकंड वेट कर लीजिए। P फॉर प्रोटोप्लाज्म, P फॉर परकेंजे। याद आ गया आपको? बिल्कुल। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको सारे साइंटिस्ट के नाम बहुत क्लियरली याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको सबसे पहला ऐसा चैप्टर देखने को मिला है जिसके अंदर सारे साइंटिस्ट हैं। वैसे मैंने हेल्प करने की कोशिश तो करी है, बट कहीं ना कहीं आपको याद तो करना ही पड़ेगा। किस एल्गी को उन्होंने देखा था? उन्होंने स्पायरोगायरा को देखा था। दूसरी बात करेंगे, यहाँ पे आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि रॉबर्ट हुक को आपको कैसे याद रखना है। लुईन हुक के एल से आपको एल याद रख लेना है। नेक्स्ट है, हमने सेल थ्योरी के बारे में बात करी थी, जो मैंने आपको स्लीडन, स्वान और मैंने आपको रुडॉल्फ विर्चाउ के बारे में डिसाइड कर लिया था। नाउ द होल थिंग, ठीक है, कि स्लीडन ने क्या कहा था? स्लीडन का कहना था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सभी मिलकर बन रखे हैं, सेल से मिलकर बन रखे हैं। एंड स्वान के बारे में बात करते हैं तो जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी सेल से मिलकर बन रखे होते हैं। आई होप कि अब तक जो मैंने आपको एक चीज़ आपको समझाई है वो आपको बिल्कुल ही क्लियर समझ में आ चुकी होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे प्लीज़ आप कमेंट करके एक बार बता सकते हैं, जैसे मैं चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हेल्प कर लिखा हूँ। तो तब तक के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी आप सभी ने मुझे इतने डिटेल में सुना, मुझे इतने अच्छे से समझा, ठीक है। सभी की तरफ, मेरी तरफ से ये लीजिए आप सभी के लिए, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 लीजिए, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं आप सभी लोग, ठीक है। और अब आपको मिलूंगी मैं फिर से दोबारा, और हो सकता है जब मैं आपको मिलूं तब आपके चेहरे पे ऐसी ही स्माइल आती रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड होप मैं आपसे दोबारा कनेक्ट हूँ और आपको इस चैप्टर में आगे फॉरवर्ड लेके चलते हैं। अगली बार क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे, बहुत सारे MCQs भी लेकर आएंगे, क्योंकि इस बार थ्योरी का कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।